अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल। मैं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री इजी है। आज मैं आपके लिए ईजीटी का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख रहे होंगे कि यार ईजीटी 02 के अंदर मैंने आपसे कहा था कि ये वाली जो चीज़ मैंने आपके सामने लिखी है, जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं पॉइंट ग्रुप निकालने के लिए, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यहाँ से अरेज कर दूंगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर भी मैंने इसको अरेज नहीं किया। वो इस वजह से अरेज नहीं किया क्योंकि जीटी 02 के अंदर हमने 2 पॉइंट ग्रुप निकालना सीखे थे, वाटर का और अमोनिया का। मैंने कहा शायद स्टूडेंट्स को फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इन स्टेप्स को अप्लाई कैसे करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम मजीद 3 मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे। स्टेप्स आपके सामने ही लिखे रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जिन मॉलिक्यूल्स के हम पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर ये स्टेप्स मैं यहां से रिमूव कर दूंगा क्योंकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मैंने वीडियो बनानी है। मैट्रिक के स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैंने वीडियो डिजाइन करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये आपके सामने से अरेज कर दूंगा। अगर आपने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं सामने से हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये सारे स्टेप्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल का जब आप पॉइंट ग्रुप फाइंड आउट करते हैं तो इन स्टेप्स को फॉलो करके फाइंड आउट करते हैं। अगर आपने ईजीटी 01 और ईजीटी 02 ये दोनों वीडियोस चेक नहीं की तो आज की वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पहले ईजीटी 01 का लेक्चर आप चेक करें, देन ईजीटी 02 का लेक्चर आप चेक करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो 01 का लेक्चर भी मिल जाएगा, 02 का लेक्चर भी मिल जाएगा। वो दोनों वीडियोस देखने के बाद आज की वीडियो आप देखें, आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्योंकि डायरेक्ट आप देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा पॉइंट ग्रुप कैसे निकालते हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं। वो सारे स्टेप्स मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताए। आज सिर्फ हम इन स्टेप्स को उनके ऊपर अप्लाई करेंगे और जल्दी जल्दी से हम 3 मॉलिक्यूल्स का पॉइंट ग्रुप निकालना सीखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई कंफ्यूजन है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। मेरा ईमेल एड्रेस भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला मॉलिक्यूल है जिसका पॉइंट ग्रुप हम निकालना सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर, इससे पहले हमने वाटर और अमोनिया दोनों के पॉइंट ग्रुप निकालना सीखे थे ईजीटी 02 के अंदर, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे जो मॉलिक्यूल आता है, यानी कि आज हमारा तीसरा मॉलिक्यूल होगा पॉइंट ग्रुप निकालने का, और वो है BCl3। अब मैं आपसे कहता हूं BCl3 मॉलिक्यूल है, इसका पॉइंट ग्रुप निकालें। अगेन सबसे पहला स्टेप क्या है कि BCl3 की ज्योमेट्री आपको पता होना लाजमी है। ज्योमेट्री नहीं पता तो आपका पॉइंट ग्रुप गलत, ठीक है, आपका प्रोसेस ही इनकम्प्लीट है। ज्योमेट्री किस तरह से निकालेंगे, अगेन ईजीटी 01 के अंदर पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। आप उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अप्लाई करेंगे तो BCl3 की जो ज्योमेट्री आएगी वो AB3 की ज्योमेट्री आएगी, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसका जो ज्योमेट्री है वो जो आप इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो आपको देखने की मिलेगी। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी AB3 की ज्योमेट्री होगी तो वो इस तरह की होगी, यानी कि ये एक ही प्लेन के अंदर सारे के सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये इधर क्या है B, और ये इस तरह से 3 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। BCl3, B ये है, Cl Cl Cl, 3 क्लोरीन के एटम्स अटैच हैं और सेंटर के अंदर क्या है B, यानी कि बोरॉन। ये BCl3 का स्ट्रक्चर इस तरह, ये देखें एक ही प्लेन के अंदर है, बिल्कुल एक ही प्लेन के अंदर। बात मेरी समझ आई आपको, ये एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। ये जी ज्योमेट्री है BCl3 की, इनका एंगल सबका सेम है, ठीक है। अगर इधर जो एंगल है वही एंगल इधर भी है, इधर जो एंगल है वही एंगल इधर भी है, ठीक है। सबके एंगल्स क्या है, सेम है। BCl की ज्योमेट्री आपको पता चल गई। इसकी ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि AB3 ज्योमेट्री है BCl3 की। स्ट्रक्चर भी आपको पता चल गया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम अपने इन स्टेप्स के ऊपर आते हैं, जिस तरह आपको पता है। सबसे पहले हम चेक करते हैं, स्टेप नंबर 1 के ऊपर आते हैं, चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। तो आपने यहां पे लिखना है चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं
ऊपर से ये सारी चीजें रेस कर दूंगा, मेरे पास रजिस्टर होगा, उससे देख के मैं आपको बताता रहूंगा चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। तो आपने मुझे बताना है स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, हम बहुत सारी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। आज की वीडियो के अंदर मैंने इस वजह से ही लिखे रहने दिया, मैंने कहा शायद अभी भी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन हो, तो जो भी उनके डाउट्स हैं, जो क्यूरीज हैं, वो उनको क्लियर हो सकें। चेक फॉर स्पेशल ग्रुप, मुझे बताएं जी स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। सबसे पहला क्या होता है, चेक फॉर लीनियर विदाउट इन्वर्जन। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। इन्वर्जन क्या होता है, लीनियर विदाउट इन्वर्जन कैसे चेक करते हैं। चेक फॉर लीनियर विदाउट इन्वर्जन, लीनियर यार हमारी ज्योमेट्री लीनियर ही नहीं है, इसको छोड़ दें। चेक फॉर लीनियर विद इन्वर्जन, अगेन ज्योमेट्री लीनियर तो नहीं है ना, इस स्टेप को भी छोड़ दें। चेक फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है, तो इसको भी छोड़ दें। चेक फॉर ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ दें। यानी कि स्पेशल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट नहीं है, आगे क्रॉस लगा दिया। इसको छोड़ के हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है चेक फॉर सी एन एक्सिस। ठीक है, चेक फॉर सी एन एक्सिस। सी एन एक्सिस मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यानी कि कितनी दफा आप उसको रोटेट कर सकते हैं अपने मॉलिक्यूल को, जितनी रोटेशन होगी उतना सी होगा। यानी कि अगर टू टाइम्स रोटेशन आप दे रहे हैं तो C2 होगा, C2 एक्सिस होगा। 3 टाइम्स है तो C3 का एक्सिस होगा, 4 टाइम्स है तो C4 का एक्सिस होगा। अब हमें चेक करना है कि कितनी दफा हम रोटेशन दे सकते हैं। क्या था, BCl3, देखिए सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट। अगर मैं इसको यहां से देखूं, यहां से, तो एक ही प्लेन के अंदर, यानी कि यहीं पे B है, फिर CCCl, ठीक है, यानी कि एक ही प्लेन के अंदर सारे प्रेजेंट हैं। अब इसकी रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, आप इसको कहां से रोटेट कर सकते हैं। एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। अब एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर C3 का एक्सिस भी प्रेजेंट है, C4 का एक्सिस भी प्रेजेंट है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है वो होगा C4 का एक्सिस। ठीक है, आपने यहां पर क्या लिखना है, C4। यही इसी एग्जाम्पल के अंदर भी ये चीज लाइक करती है, मैं थोड़ा रिलेट करता हूं इसके साथ। देखें, आप इसको जरा इमेजिन करें अपने माइंड में, यार कहां से आप इसको रोटेशन दे सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस Cl की, इस Cl को अगर मैं यहां से पकड़ के रोटेट करवाऊं ऐसे, जब आप इसको पकड़ के रोटेट करवाएंगे तो ये Cl और ये B का एटम बोरॉन, ये दोनों अपनी पोजीशन में ही रहेंगे। ये मतलब ऐसे ही ये घूमते जाएंगे, ये ठीक है। ये जब ऐसे घूमते जाएंगे तो ये सिर्फ ये दो जो क्लोरीन है ये फ्लिप करेंगे, ऐसी ही बात है। ये क्लोरीन भी अपनी जगह रहेगा, ये बोरॉन भी अपनी जगह रहेगा, सिर्फ ये और ये क्लोरीन एटम आपस में फ्लिप करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे। जब मैं एक दफा इसको रोटेट करवाऊंगा तो ये क्लोरीन इधर आ जाएगा, ये क्लोरीन पीछे से, ये क्लोरीन मतलब ये इधर आया, ये इधर आया, ऐसे C1 की रोटेशन हो गई। अब देन C2 की जब रोटेशन देंगे तो ये दोबारा से घूम के ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये क्लोरीन दोबारा इधर आ जाएगा, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये Cl1 आप इसका नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें, ठीक है। इधर से जब आप रोटेट करवाएंगे तो Cl1 इधर आ जाएगा, Cl2 नीचे से घूम के इधर आ जाएगा इसकी पोजीशन पे। गुड है, C1 की रोटेशन हो गई। अब Cl जो 1 है वो यहां आ गया, इसको वापस अपनी पोजीशन पे आना चाहिए, तो C2 की जब मैं रोटेशन दूंगा तो ये इधर जो Cl1 है वो वापस इधर आ जाएगा। अब क्लियर है बात। तो यानी कि यहां से अगर मैं रोटेशन दूं तो कौन सी रोटेशन दे सकता हूं, C2 की रोटेशन, ठीक है। इसी तरह आप यहां से रोटेशन दे सकते हैं, यहां से रोटेट करें, अगेन ये वाला Cl और ये बोरॉन अपनी पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। आप इसको रोटेट करते जाएं, सिर्फ ये दो क्लोरीन आपस में फ्लिप करेंगे, ठीक है। तो यहां से भी C2 की रोटेशन है, यहां से भी C2 की रोटेशन है। इसी तरह इस क्लोरीन को पकड़ के आप रोटेट करें, जब आप इस क्लोरीन को पकड़ के रोटेट करेंगे तो ये Cl ऐसे फ्लिप होंगे, ठीक है, बात समझ आई, ये Cl फ्लिप होंगे, तो यहां से भी C2 की रोटेशन है। अब C2 की रोटेशन तो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, ये तो हमें पता चल गया। अब एक और तरह की भी रोटेशन प्रेजेंट है, और वो कैसी रोटेशन प्रेजेंट है, जरा गेस करें किस तरह की हो सकती है। यहां से अगर मैं बोरॉन को पकड़ के रोटेट करवाता हूं, बोरॉन को मैंने यहां से पकड़ा, ठीक है, और इसको पकड़ के मैंने रोटेट करवाया, ये यूं, ठीक है। अब बोरॉन को पकड़ के जब मैंने रोटेट करवाया तो ये तीनों Cl इस तरह से रोटेट करेंगे, बात समझ आई। अगर मैं इसको Cl1 का नाम देता हूं, इसको 2 का नाम देता हूं, इसको 3 का नाम देता हूं, तो यहां से पकड़ के जब मैंने एक दफा रोटेशन करवाई तो ये Cl1 इधर आया,
ये Cl2 इधर आया, ये Cl3 इधर आया, C1 की रोटेशन हो गई, Cl1 किधर आ गया, इधर आ गया। मैं आपको बताता हूं सर, एक दफा रोटेट करवाया तो Cl1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक है। अब दोबारा आप इसको रोटेट करवाएं, जब आप दोबारा इसको रोटेट करवाएंगे तो ये Cl2 इधर आ जाएगा, ठीक है, 2 इधर आ जाएगा, Cl3 इधर आ जाएगा, Cl1 इधर आ जाएगा। बात क्लियर है? फिर आप इसको रोटेट करवाएं, क्योंकि Cl1 ऊपर था, हमें ये ऊपर चाहिए, देन आप इसको दोबारा रोटेट करवाएं, Cl1 ऊपर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वापस अपना ओरिजिनल मॉलिक्यूल ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अगेन एक जैसे ही, जो क्लोरीन ऊपर था वही क्लोरीन ऊपर आया, जो Cl इधर था वही Cl इधर आया, जो Cl इस साइड पे था वही Cl इस साइड पे आया। तो कितनी रोटेशन हमने दी? C1 की रोटेशन दी, ये बना, देन C2 की रोटेशन दी, ये बना, देन C3 की रोटेशन देने के बाद मेरे पास ये मॉलिक्यूल आया। तो C2 भी प्रेजेंट है, C3 भी प्रेजेंट है। मुझे बताएं प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा लिखेंगे? मैंने आपको बताया हमेशा मैक्सिमम वाला यहां पे लिखना है। तो मैक्सिमम क्या है? C3। तो Cn एक्सिस कौन सा प्रेजेंट है? C3। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, इस चीज का ध्यान रखना है कि हर रोटेशन के बाद सेम मॉलिक्यूल आना चाहिए, हर रोटेशन के बाद सेम मॉलिक्यूल आना चाहिए। जिस तरह अब इसको मैंने C1 की रोटेशन दी तो ये आया ना, अब इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर मैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर प्लेस करता हूं तो हम कर सकते हैं, यानी कि ये अनडिस्टिंग्विशेबल है, ठीक है। यानी कि ये मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्लेस हो सकता है, ऊपर क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तीनों क्लोरीन है, इधर भी तीनों क्लोरीन है। ये तो सिर्फ हमने अपनी आसानी के लिए 1 2 3 लिखा है ना, यानी कि जो क्लोरीन ऊपर था वही क्लोरीन एंड पे ऊपर आए, ये तो अपनी आसानी के लिए लिखा है। अगर मैं इसको यहां से हटाऊं तो मुझे बताएं ये मॉलिक्यूल ये उसको उठा के जब मैं इसके ऊपर पेस्ट करूंगा तो ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यानी कि ये रोटेशन हम दे सकते हैं। अगर इसी क्लोरीन की जगह कोई XYZ एलिमेंट होता, X होता सपोज करें, अब इसको मैं रोटेट करवाता तो ये X किधर आ जाता? यहां पे आ जाता। बताएं ये मॉलिक्यूल सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। X यहां पे है, इधर Cl, इस मॉलिक्यूल को उठा के आप इसके ऊपर पेस्ट नहीं कर सकते। ये इस तरह के एग्जांपल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताई हैं। तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि हर रोटेशन के बाद मॉलिक्यूल सेम ही आना चाहिए। बात मेरी समझ आई? इधर X है, इस मॉलिक्यूल को उठा के आप यहां पे पेस्ट नहीं कर सकते, X यहां पे ऊपर है, यहां पे नीचे है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। C3 की रोटेशन हमारी कंप्लीट हो गई, तो इसमें Cn एक्सिस कौन सा है? 3 है। Cn एक्सिस है तो हम यस वाले पोर्शन के ऊपर आ जाएंगे। अगर Cn एक्सिस एब्सेंट होता तो हम नो वाले पोर्शन पे आ जाते। प्रेजेंट है तो हम यस वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। अब हमने क्या देखना है? चेक फॉर NC2 परपेंडिकुलर टू Cp एक्सिस। चेक फॉर NC2। N क्या है? 3 है। C3 का हमने रोटेशन दिया ना, तो N क्या है? 3, यानी कि 3C2। अब 3C2 इस मॉलिक्यूल में, मैंने तो मॉलिक्यूल भी हटा दिया, चलें दोबारा लिखते हैं यहां पे। अब 3C2 इस मॉलिक्यूल में ऐसे होने चाहिए जो कि परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। अब हमने देखने प्रेजेंट है कि नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था? ये वाला। यहां से पकड़ के हमने C3 की रोटेशन दी थी, यहां से, ठीक है। ये हमारा क्या था? प्रिंसिपल एक्सिस था। अब ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा? परपेंडिकुलर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, यानी कि यहां से जो भी हम रोटेशन देंगे इस तरह की तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस था। कहता है 3C2 आप मुझे ऐसे निकाल के दें इस मॉलिक्यूल के जो कि परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस ये था, तो ये इधर से पकड़ के आप मॉलिक्यूल को रोटेट करवा सकते हैं। यस, बिल्कुल करवा सकते हैं। C2 का एक्सिस यहां पे प्रेजेंट है, पकड़ के रोटेट करवाएं एक दफा, तो एक दफा ये क्लोरीन इस तरह से फ्लिप हो जाएगा, फिर आप दोबारा रोटेट करवाएंगे तो ये क्लोरीन वापस इस तरह से फ्लिप हो जाएगा। तो C2 की रोटेशन यहां पे प्रेजेंट है, तो एक C2 तो हो गई, ये देख। अब दूसरा C2 ये भी है, प्रेजेंट है। इधर से पकड़ के आप रोटेट करवाएं तो ये दो जो क्लोरीन है ये आपस में फ्लिप होते जाएंगे। तो C2 की रोटेशन यहां से भी है। अगेन प्रिंसिपल एक्सिस ये था, तो C2 की रोटेशन आप यहां से भी दे सकते हैं।
बात समझ आई? यहां से भी आप C2 की रोटेशन दे सकते हैं, यहां से पकड़ के इसको रोटेट करवाएं तो ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में रोटेट होते रहेंगे। तो यस, हमारे पास 3 C2 ऐसे प्रेजेंट है जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रेजेंट है। जब ये प्रेजेंट है तो यस वाले पोर्शन में हमने इस के ऊपर मूव कर जाना है। अगर तो ये एब्सेंट होता तो हम नो के ऊपर मूव कर जाते, जिस तरह वाटर का केस था, अमोनिया का केस था। अब इसके अंदर प्रेजेंट तो हमें यहां पे आ जाना है। अब क्या चेक करना है, चेक फॉर सिग्मा एच। सिग्मा जब भी होगा उसका मतलब है प्लेन है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड करना है। अब दो तरह की प्लेन्स देखने को मिलती है, सिग्मा एच और सिग्मा वी। सिग्मा एच किस तरह की प्लेन होती है, देखें ये क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस था। अब प्लेन ऐसी पास करवाएं जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आए, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बने। यानी कि ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, प्लेन कैसी पास होनी चाहिए, यानी कि यहां से अगर मैं प्लेन पास करवाऊं, ये यूं अगर मैं प्लेन पास करवाऊं तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। तो आप बताएं सिग्मा एच की प्लेन यहां से आप पास करवा सकते हैं। पास करवाने के बाद प्लेन वो पास होगी जो मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स के अंदर डिवाइड हो जाए। तो यहां से जब आप प्लेन पास करवाएं तो ये मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। देखें यहां से जब आप प्लेन पास करवाएंगे, क्लोरीन एटम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, ये भी क्लोरीन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, बोरॉन भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, ये भी, यानी कि ये हाफ इस साइड रह जाएगा, हाफ पिछली की तरफ रह जाएगा। इसका 3D व्यू मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे शायद आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, ये वाला, ठीक है। जब मैं प्लेन पास करवाऊंगा इसमें से तो प्लेन इस तरह की पास होगी। देखें प्लेन और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पास करवाने के बाद सारे के सारे एटम्स इक्वल हाफ में डिवाइड हो चुके हैं। तो इसका मतलब है सिग्मा एच इसके अंदर प्रेजेंट है। जब सिग्मा एच इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, DNH। अब N क्या है, 3 था, C3 का एक्सिस था, तो D3H। पॉइंट ग्रुप ऑफ BCl3 इज D3H। ये हमारा आया जी पॉइंट ग्रुप BCl3 का, ठीक है। जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 4 है POCl3, ठीक है। अब POCl3 सबसे अगेन पहली बात ज्योमेट्री का पता होना लाजमी है। POCl3 की जो ज्योमेट्री है वो AB4 ज्योमेट्री है, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। जब आप इसकी कैलकुलेट करेंगे ज्योमेट्री EDT 01 वाले लेक्चर को फॉलो करके तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी आएगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको पता है किस तरह की होती है, POCl3 इस तरह की ज्योमेट्री होगी, ठीक है। यानी कि ठीक है, ये P है सेंटर के अंदर, यहां पर 3 क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है, ये इस तरह से बात समझ आई। ये यानी कि तीनों क्या है, क्लोरीन के एटम्स हैं। नीचे एंगल इन सबका सेम है, ठीक है। जो एंगल इसके दरमियान है वही एंगल इसके दरमियान है, और वही एंगल इधर इन दोनों के दरमियान है पीछे, ठीक है। इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं ताकि थोड़ा सा आसानी हो मेरे लिए। ये यूं इसको पकड़ते हैं, ठीक है। ये अब PCl3 तो इस तरह से हो गया, P ये है, Cl3 ये है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो इसके ऊपर है, ये यूं इस तरह से। ये ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर है, तो ये नीचे 3 Cl3 है, ठीक है। तो ये जी इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है। CH4 की भी ज्योमेट्री आप देखें इसी तरह की होगी, ठीक है। 3D व्यू मैं आपको इसका बताना चाहता हूं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हैं। POCl3 की यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री किस तरह की होती है, चाहे आप वो POCl3 हो, CH4 हो, CCl4 हो, यानी कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब भी आपके पास आएगी तो वो इस तरह से होगी, ठीक है। एक एटम ऊपर की तरफ, बाकी 3 एटम नीचे की तरफ। अब आपने ज्योमेट्री तो फाइंड आउट कर ली, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आई। अब अगेन पॉइंट ग्रुप निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या चेक करना है, चेक फॉर, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये है हमारा, चेक फॉर स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप बताएं जी स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। पहला क्या होता है, चेक फॉर लीनियर विदाउट इन्वर्जन। लीनियर ज्योमेट्री नहीं है तो स्टेप को छोड़ देना है।
चेक फॉर लीनियर विद इन्वर्जन, अगेन लीनियर नहीं है तो उसको भी छोड़ देना। चेक फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल टेट्राहेड्रल है। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, टी डी। स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। पॉइंट ग्रुप इसका क्या आया, टी डी। आपने लिख दिया यार ये तो बड़ी आसान एग्जांपल थी, तो फौरन से आपने हमें बता दिया टी डी है, लेकिन आपका पॉइंट ग्रुप अनफॉर्चुनेटली गलत है। ठीक है क्यों गलत है, आप तो बड़े आसान से होके बैठ गए, रिलैक्स होके बैठ गए, क्यों गलत है भाई, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। ये जब आप लेक्चर नंबर 2 मेरा आप देखेंगे तो उसके अंदर अगर आपने देखा है तो आपको ये आइडिया होगा, अगर नहीं देखा तो आपको आइडिया नहीं होगा। अगर आपने देखा था तो मैंने आपको बताया था कि प्योर टेट्राहेड्रल होना चाहिए, यानी कि अगर क्लोरीन है तो सारे के सारे एटम्स क्लोरीन होने चाहिए। प्योर टेट्राहेड्रल का पॉइंट ग्रुप टीडी होता है, प्योर ऑक्टाहेड्रल का पॉइंट ग्रुप ओएच होता है। अगर ये बताएं ये प्योर है कि नहीं है, 3 क्लोरीन है यार और 1 ऑक्सीजन है, कहां से प्योर है ये प्योर टेट्राहेड्रल नहीं है, तो स्पेशल ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। आप ये नहीं लिख सकते कि ये टेट्राहेड्रल है तो बस टी इसका पॉइंट ग्रुप है, नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं है। प्योर टेट्राहेड्रल हमें चाहिए था, वो नहीं है, तो ये भी नहीं है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, वो भी नहीं है। अगेन स्पेशल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। मूव करेंगे स्टेप नंबर 2 के अंदर, चेक फॉर सी एन एक्सिस। ठीक है, चेक फॉर सी एन एक्सिस, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस अब आपने देखना है कितना है। मॉलिक्यूल को देखें, आप इसको कहां से रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस क्लोरीन को पकड़ें, लेट से आप इस क्लोरीन को पकड़ के रोटेट करवाएं, ठीक है, तो ये रोटेट कैसे होगा, ये 2 क्लोरीन इस तरह से हैं, सबर, ये 2 क्लोरीन क्या है, इस तरह से है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके पास इस तरह की है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ऊपर क्या है, ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। मैं कह रहा हूं यार इस क्लोरीन को पकड़ के आप देखिए रोटेट करवा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, इमेजिनेशन के ऊपर सारी ईजीटी बेस है। मॉलिक्यूल को आपने इमेजिन कर लेना है, ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नीचे 3 क्लोरीन है। यहां से पकड़ के आप इस क्लोरीन को रोटेट करवा सकते हैं। ये जब इसको आप रोटेट करवाएंगे इस क्लोरीन को, ये क्लोरीन अपनी जगह भी रहेगा, लेकिन ये रोटेट करवाने के बाद ऐसा हो जाएगा, ऑक्सीजन नीचे चला जाएगा, ये क्लोरीन ऊपर आ जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। तो क्लोरीन से आप रोटेशन नहीं दे सकते, चाहे ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन से आप रोटेशन दें तब भी यही सिस्टम होगा, ऑक्सीजन नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएंगे। तो क्लोरीन से आप रोटेशन इसको नहीं दे सकते। पी को पकड़ के आप रोटेट करवाएं, रोटेट करवा सकते हैं। जब मैं सपोज कर मैं इस पी को पकड़ रहा हूं, यहां से पी को पकड़ के मैं रोटेट करवा रहा हूं, रोटेट करवाऊंगा तो यार ये नीचे आ जाएगा यार, फिर से तीनों के तीनों क्लोरीन ऊपर चले जाएंगे, ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा, सेम मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। तो हम पी को पकड़ के भी रोटेट नहीं करवा सकते। ओ को पकड़े ऊपर से, ओ को ऊपर से पकड़े, अब इसको रोटेट करवा सकते हैं, यस बिल्कुल करवा सकते हैं। देखें ये है, ये आपकी तरफ है, ठीक है, इसको मैंने पकड़ा, ये मैंने इसको रोटेट करवाया, अब क्या हुआ, ये आपकी तरफ होगा, C1 की रोटेशन है। ये मॉलिक्यूल क्लोरीन था, क्लोरीन था, क्लोरीन था, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के सेम है ना, बिल्कुल सेम है, ये भी क्लोरीन थे सारे, अब भी सारे क्लोरीन है, C1 की रोटेशन हो गई। C2 की जब आप रोटेशन देंगे तो ये अब आपकी तरफ आ गया, तो ये C2 की रोटेशन हो गई। अगेन C3 की रोटेशन देंगे तो वही जो क्लोरीन पहले आपके सामने था वही वापस आपके सामने आ जाएगा। बात समझ आई? 3 क्लोरीन है तो 3 के 3 आपस में फ्लिप होते जाएंगे, तो यानी कि ऑक्सीजन को पकड़ के आप C3 की रोटेशन दे सकते हैं। अगर मैं इस क्लोरीन को नाम दे दूं क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3, अब आप पकड़े इसको रोटेट करवाएं, क्लोरीन 1 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अगेन उसी तरह रोटेट करवाते जाएं तो C3 की रोटेशन आपके पास होगी। बात समझ आई? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? C3। बस आपने देखते ही प्रिडिक्ट कर लेना है यार 3 क्लोरीन है नीचे, तो यानी कि C3 की रोटेशन प्रेजेंट है। ऊपर ऑक्सीजन को पकड़ के आप रोटेट करवाएं तो 3 क्लोरीन है ना, तो 3 क्लोरीन आपस में फ्लिप होते जाएंगे, तो रोटेशन क्या है? C3 की रोटेशन। CN एक्सिस प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट है? C3 वाला, तो यस वाले पोर्शन में आप इसके ऊपर आ जाएंगे। अब आपने देखना है चेक फॉर NC2, चेक फॉर NC2, N क्या था? 3 था, तो यानी कि 3 C2 ऐसे होने चाहिए जो परपेंडिकुलर हों प्रिंसिपल एक्सिस के। अब हमने देखना है ये प्रेजेंट है कि नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा था? ये वाला, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस था। अब इसके परपेंडिकुलर C2 देखने हैं, 3 C2 ऐसे होने चाहिए। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा?
इधर से अगर हम इसको आप रोटेट करवाएं, इसको आप रोटेट करें तो ये क्लोरीन ऊपर चले जाएंगे, ऑक्सीजन नीचे आ जाएगा। तो यानी कि यहां से भी ये प्रेजेंट नहीं है, तो C2 भाई इसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते परपेंडिकुलर वाले, तो C2 एब्सेंट है। जब ये एब्सेंट है तो आप नो वाले पोर्शन में आ जाएंगे, अगर प्रेजेंट होता तो हम अगेन यहां पे आ जाते हैं। एब्सेंट है तो नो वाले पोर्शन में आ जाएंगे। अब कैसे करना है, चेक फॉर सिग्मा एच, चेक फॉर सिग्मा एच, यानी कि प्लेन पास करवानी है, कौन सी, सिग्मा एच। प्रिंसिपल एक्सिस ये था, सिग्मा एच क्या होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन पास करवानी है। जो सिग्मा एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस था उसके परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के ऊपर वो प्लेन होनी चाहिए। तो इस तरह की प्लेन आप इसमें से पास करवा सकते हैं। जब इस तरह से प्लेन पास करवाएंगे तो ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगा, 3 क्लोरीन नीचे रह जाएंगे, मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा, तो सिग्मा एच भी इसमें एब्सेंट है। जब ये एब्सेंट है तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे, चेक फॉर सिग्मा वी, चेक फॉर सिग्मा वी। सिग्मा वी क्या होता है, ऐसी प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। प्रिंसिपल एक्सिस ये था, अब प्लेन आपने पैरेलल ऐसी पास करवानी है या ऐसी पास करवानी है, यानी कि पैरेलल होनी चाहिए। किसके पैरेलल होनी चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस था, मैं आपको बताता हूं अगेन हम इसके ऊपर आते हैं। ये रहा, ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल था, तीन क्लोरीन एटम्स, ठीक है, गुड है, ऊपर इसके ऑक्सीजन आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये यहां से पकड़ के हमने इसको रोटेशन दी है, बात समझ आई, यहां से पकड़ के हम इसको रोटेट करवाते रहे। अब प्लेन क्या है, पैरेलल इसके। अब सपोज कि पैरेलल प्लेन कौन सी हो सकती है, ये वाली। अगर ये मैं यहां से प्लेन पास करवाऊं, ये आप देख सकते हैं, यहां से अगर मैं प्लेन पास करवाऊं तो ये क्लोरीन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, ये भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, ये भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड। एक साइड पे क्लोरीन बचा, दूसरी साइड पे क्लोरीन बचा, हो सकती है प्लेन पास 2 इक्वल हाफ में, मॉलिक्यूल डिवाइड हो गया। अगेन इसी तरह यहां से भी आप प्लेन पास करवा सकते हैं, यहां से प्लेन पास करवा, ये क्लोरीन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड, ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड, ये भी इक्वल हाफ में डिवाइड, एक क्लोरीन ये साइड बचा, ये भी एक क्लोरीन ये साइड बचा। यहां से भी हो सकती है, यहां से प्लेन पास करवाएं, यहां से अगेन यहां से भी हो सकती है, क्लोरीन भी डिवाइड, यहां पे जो P है वो भी डिवाइड, O भी डिवाइड, एक Cl यहां बचा, एक Cl यहां बचा। तो यानी कि सिग्मा V आप पास करवा सकते हैं। इसका 3D व्यू भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किस तरह से हमने ये प्लेन पास करवाई है। और ऑक्सीजन भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, P का एटम भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, और क्लोरीन भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। बाकी जो 2 क्लोरीन बचे हैं, एक साइड पे रह गया, दूसरी साइड पे रह गया, यानी कि मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो गया। तो सिग्मा वी इसके अंदर प्रेजेंट है। सिग्मा वी प्रेजेंट है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, सिग्मा एन वी। एन क्या है, 3, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस का था 3। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप है, पॉइंट ग्रुप ऑफ POCl3 इज सिग्मा एन वी, यानी कि सिग्मा 3V। ठीक है, ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 4 POCl3। मुझे लगता है यहां तक बहुत है। आप थोड़ी थोड़ी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, बेसिक से मैंने आपको स्टार्ट करवाया। अगर मैं एक और एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊं कि ना करवाऊं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आती है BRF5 की, BRF5 और SF6। चलें, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफी है, 4 एग्जांपल्स हमारी हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारी हम एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मिलते हैं EGT 04 के अंदर, और उसके अंदर मैं ये चीजें यहां से मिटा दूंगा। आपके पास ये चीजें नोट होनी चाहिए। मिलते हैं EGT 04 के अंदर, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।